दोस्तों नमस्कार। आज हमारा ये दूसरा वीडियो है और भारतीय संविधान की हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने भारतीय संविधान के बारे में, उसके निर्माण के बारे में जाना था और संविधान की सभाओं के बारे में जाना था। किस प्रकार से सभा का गठन किया गया, किस प्रकार से सीटों का आवंटन किया गया, किस प्रकार से सभाएं की गई, कब कब सभाएं की गई, पहली सभा कब की गई, भारतीय संविधान की सभा पहली की बैठक कब की गई, दूसरी कब की गई। जैसे पहली बैठक की गई 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी की गई 11 दिसंबर 1946 को। इस प्रकार से हमने जाना था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की प्रमुख जो विशेषताएं हैं, उस कौन कौन सी विशेषताओं को समाहित किए हुए है भारतीय संविधान। और मैं बात करूं, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं भाई, तो बहुत ही तटस्थ होकर के, बहुत ही एकाग्र होकर के वीडियो को देखिएगा और यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। भारतीय संविधान बहुत ही मूलभूत आधार है कोई भी एग्जाम निकालने के लिए, तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। तो सबसे पहले भारतीय संविधान की हम विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, मोटे मोटे तौर पे हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। फिर इसके बाद हम एक एक करके अगले वीडियो में उसके बारे में जानेंगे कि इस विशेषता हर एक विशेषता के बारे में डिटेल से जानेंगे। आज हम बात करते हैं, सबसे पहले भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता है कि ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। हमारा सबसे लंबा लिखित संविधान है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्यों इसलिए लिखित है? क्योंकि दो प्रकार के संविधान हैं, एक है लिखित संविधान, एक है अलिखित संविधान। लिखित संविधान की चर्चा जब हम करते हैं तो भारतीय संविधान हमारा सबसे लंबा लिखित संविधान है। अलिखित संविधान कहाँ का है? जैसे कि ब्रिटेन का संविधान है, अलिखित संविधान है। संविधान होता क्या है आपको पता ही होगा। किसी भी देश या किसी भी राज्य को चलाने के लिए उनके रूल और रेगुलेशन होते हैं, उनके कानून व्यवस्थाएं होती हैं। किस प्रकार से एक व्यवस्था के आधार पर वो राज्य या सरकार या देश को चलाया जाए, उन सभी प्रक्रियाओं के बारे में एक दस्तावेज के तौर पर लिख दिया जाता है। उसी के आधार पर उस देश या राज्य को चलाया जाता है या सरकार को चलाया जाता है। उसको ही हम संविधान कह सकते हैं और कह देते हैं। अलिखित संविधान में वो सभी विशेषताएं होती हैं, वो सभी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसके आधार पर वो सरकार या राज्य या देश चलाया जाता है। उसमें किसी भी प्रकार से एक लिखित कॉपी नहीं होती है, बस माना जाता है, उनकी नियमों को माना जाता है अलिखित तौर पर। इस प्रकार से लिखित अलिखित में भिन्नताएं हो जाती हैं। भारतीय संविधान की विशेषता सबसे प्रमुख है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। अमेरिका के तौर पर बनाया गया है, लेकिन लिखित संविधान भारत विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि दूसरी बात है, विभिन्न स्रोतों से विहित है। यानी भारतीय संविधान को जब बनाया गया तो दुनिया के सभी संविधानों को पढ़ा गया। इसके बाद वहाँ से जो कुछ भी अच्छा लगा, जो कुछ भी भारत के लिए सूटेबल लगा, उसको लाया गया, उसमें लिखा गया और कुछ उसमें सुधार भी किया गया, उसी के आधार पर लिया गया। जैसे कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? यूएसए से लिए गए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। इस प्रकार से जितनी भी चीज़ें हैं, मौलिक कर्तव्य हुआ, जैसे कि हम बोले न्यायपालिका को लिया, तो इन सभी चीज़ों को जहाँ जहाँ से लिया गया है, तो विभिन्न स्रोतों से लिए गए हमारे संविधान में जो विशेषताएं हैं उनको लिया गया है। दूसरी विशेषता ये है। और तीसरी विशेषता की बात करें हम कि नम्यता और अनम्यता का समन्वय। मतलब एक प्रकार से ऐसा समन्वय बनाया, ऐसा संतुलन बना हुआ है कि भारतीय संविधान, देखो संविधान को नम्य होना और अनम्य होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अन्य देशों में जहाँ का संविधान बहुत ही कठोर है तो वहाँ पर संशोधन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बहुत कई ऐसे भी देश हैं जहाँ पर संविधान की बात करें बहुत ही इजी तरीके से, नम्य तरीके से वो संशोधित हो जाता है, तो भी गड़बड़ होता है। तो भारतीय संविधान को इस प्रकार से बनाया गया है, ना ही इतना लचीला है, ना ही इतना कठोर है कि उसमें संशोधन ना हो सके और कि उसमें इतनी जल्दी संशोधन हो जाए। इन दोनों का समन्वय किया गया है भारतीय संविधान में। ये तीसरी विशेषता है भारतीय संविधान की। जब इसमें संविधान में संशोधन की जरूरत पड़े, कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें संशोधन बहुत ही आसानी से हो जाता है, जो जरूरी है, और कुछ ऐसे संशोधन है जिसमें संशोधन बहुत ही
इजली तरीके से नहीं होता है, सरलता से नहीं होता है। तो इन दोनों का मिक्सचर है भारतीय संविधान, इसलिए नम्यता अनम्यता का समन्वय बना हुआ है, संतुलन बना हुआ है भारतीय संविधान। तीसरी विशेषता हो जाती है। चौथी विशेषता है कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है। एकात्मकता की ओर इसमें झुकाव के कुछ गुण दिखते हैं, साथ ही साथ संघीय व्यवस्था भी है। भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था है, एकात्मकता की भी और है। देखो राज्यों के साथ उतना इसका व्यवहार है केंद्र का कि जहाँ तक एक हद है। इसके बाद यदि राज्य कहीं ना कहीं अपने आप को ये नहीं सोचने लगे कि हम केंद्र से अलग हैं, संघ से अलग हैं, तो उनके लिए कुछ लगाम भी ली गई है कि आप इतनी हद तक जा सकते हैं, इसके बाद एक भारत है, एक संघ है, उसके आधार पर ही पूरा देश चलेगा। तो इस प्रकार का समन्वय भी है कि एकात्मकता की ओर झुकाव तो है, लेकिन संघीय व्यवस्था ज़्यादा है। यहाँ पर ये बात है कि राज्यों के लिए उतना फ्रीडम है, उतना स्वतंत्रता है, जहाँ तक एक सकारात्मकता की ओर वो झुकाव उनका हो और विकास कर पाए, है ना। और ये नहीं हो कि वो एक प्रकार से स्वतंत्र इतने हो जाएं कि देश की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसको ही हिला डालें। तो उसके लिए भी संघ की व्यवस्था है, उस संघ के पास उसका लगाम है। लगाम किस प्रकार से होता है? राष्ट्रीय आपातकाल होता है, जैसे कि आपातकाल की व्यवस्था की गई है, राज्य में आपातकाल कर दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं संघ की तरफ से। तो ये आगे हम बताएंगे, ये भी एक विशेषता है ना। और इसके बाद हम पांचवी बात करेंगे, सरकार का संसदीय रूप। भारतीय संविधान में क्या है? सरकार का संसदीय रूप। और बात करें संसदीय रूप है, संसदीय रूप क्यों है? क्योंकि भारतीय संविधान को संसदीय रूप की बात करें तो कहाँ से लिया गया है इसका संसदीय रूप? ब्रिटेन से लिया गया है। इसको हम डिटेल से हम जब जानेंगे कि अभी तो हम जानेंगे कि किस प्रकार से भारतीय संविधान की प्रमुख जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को जानते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और इन विशेषताओं के अंदर हम जाकर के एक एक विशेषताओं के हम डिटेल से जानेंगे, डिटेल से उनके क्या गुण हैं, क्या इनकी विशेषताओं की भी विशेषताएं हैं, तो इनके बारे में जानेंगे। सरकार की जो संसदीय व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई। अभी इतना जान लेते हैं। अब इसके बाद मौलिक अधिकार की बात करें, छठवीं जो विशेषता है, सबसे प्रमुख विशेषताओं में से विशेषता मानी जाएगी मौलिक अधिकार। क्योंकि एक नागरिक को नागरिक होने का एहसास जब होता है जब उनके लिए कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। भारतीय संविधान में या दुनिया के किसी अन्य देशों के संविधान में नागरिकों के लिए प्रमुख जो विशेषता होती है, वो सबसे प्रमुख विशेषता है उनकी अधिकारों की। भारतीय संविधान में इसी प्रकार से अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार जिनको बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। ये क्यों दिए गए हैं कि भारतीय संविधान में किस प्रकार से एक नागरिक अपने स्वतंत्रता के साथ, समानता के साथ अपने शोषण हो रहे उनके खिलाफ, धार्मिक जो उनकी स्वतंत्रता रहे उनके खिलाफ, शिक्षा के लिए और संस्कृति के लिए रहे, और यदि उनका शोषण हो रहा तो संवैधानिक उपचार भी करे। इस प्रकार से 6 मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। पहले 7 मौलिक अधिकार थे। जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। 1978 में संशोधन किया गया 44वां। इस संशोधन के द्वारा यहाँ लिख सकते हैं आप, 1978 में 44वां संशोधन हुआ, जिसमें संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? एक प्रकार से संवैधानिक अधिकार बना दिया, और इसको हटा दिया गया भाग 3 से। क्योंकि भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, और अनुच्छेद यहाँ लिख दो, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। मौलिक अधिकारों की चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 तक, है ना। मौलिक अधिकारों की चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 तक में की गई है। और इसकी बात करें भाग 3 में, देखो भारतीय संविधान में भागों की संख्या की बात करें तो शुरुआती दौर से ही भाग भारतीय संविधान के कितने थे? 22 भाग थे।
अनुसूचियों की बात करें तो शुरुआती दौर में 8 अनुसूचियां थी, जो आगे जाकर के समय के अनुसार बदलती गई और 12 अनुसूचियां कर दी गई, है ना। ये ध्यान रखना है। 395 अनुच्छेद थे शुरुआती संविधान में, जब मूल रूप से बनाया गया था 395। धीरे धीरे कर करके संशोधनों के द्वारा 465 के लगभग संशोधन करने के बाद 465 के लगभग आपके अनुच्छेद हो गए हैं। अब और भी ज़्यादा हो गए होंगे, ठीक है। अपडेट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, संशोधनों के द्वारा जोड़े जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भागों की बात करें तो अभी 22 भाग ही हैं। भाग में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ। अनुसूचियाँ बढ़ी गई, अनुच्छेद बढ़ते गए, का, खा, गा, इस प्रकार से ABCD इस प्रकार से जुड़े गए, है ना। तो शुरुआती दौर में 12 अनुसूचियाँ तो नहीं थी, 8 अनुसूचियाँ थी, उनको 12 कर दिया गया। और अनुच्छेदों की बात करें 395 थे। धीरे धीरे इनमें संशोधन किया गया, अनुच्छेद बढ़ते गए, है ना। अभी मूल रूप से आप देख सकते हैं कितने अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो ये किया गया। तो 22 भाग थे जो भारतीय संविधान के। तो इसके तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। अब मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समानता का है, स्वतंत्रता का है, शोषण के विरुद्ध का है, सांस्कृतिक शिक्षा का है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस प्रकार से 6 अधिकार अब बचे हुए हैं। 7वां जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको हटा दिया गया और एक प्रकार से संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकारों से संवैधानिक अधिकार में उसको कन्वर्ट कर दिया गया, है ना। तो इस प्रकार से हमने 6 विशेषताएं, यानी 7वीं जो विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको बोलते हैं, DPSP बोलते हैं। इनकी बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक इनके बारे में चर्चा की गई है। और संविधान के चौथे भाग में है। संविधान के कौन से भाग में है? चौथे भाग में। चौथे भाग में, तीसरे भाग में हो गया मौलिक अधिकार, चौथे भाग में हो गया नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51, इतना अभी ध्यान रखना है आपको। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इनको DPSP को, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को या तत्व को एक प्रकार से अनूठी विशेषता बताया है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। यहाँ पर हम अगली जो विशेषता की बात करें वो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत का कोई भी धर्म की ओर झुकाव नहीं है। भारत का कोई भी धर्म की ओर झुकाव नहीं है कि एक पर्टिकुलर किसी धर्म की ओर सपोर्ट करे और उसको आगे बढ़ाए, ऐसा नहीं है। भारत धर्मनिरपेक्ष है। यदि भारत किसी धर्म की ओर झुकाव करेगा तो ये बात संविधान की नहीं है। संविधान की ये है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका किसी भी धर्म की ओर झुकाव नहीं है। यहाँ ये ध्यान देना है। यहाँ पर बात करें 1976 में 42वें संविधान संशोधन, 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, इसको मिनी संविधान कहते हैं, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि 1976 में बहुत सारा संशोधन किया गया, है ना। ये किसके द्वारा किया गया? इंदिरा गांधी जी जो सरकार थी उनके द्वारा की बात करें तो ये संशोधन किए गए 1976 में। 42वां संविधान संशोधन को एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है ना। तो ये धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है उसको 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये एक विशेषता ये भी हो जाती है। इनके कारण क्या रहे हैं जोड़ने के, इन सभी के बारे में डिटेल से हम जानेंगे। एक एक विशेषता को लेंगे, पूरी डिटेल से जानेंगे, है ना। अब मौलिक कर्तव्यों की भी बात चर्चा कर लेते हैं कि देखो अधिकार तो आपको दे दिए हैं, अधिकार दिए हैं तो मौलिक कर्तव्य भी तो मिलना चाहिए। अधिकार मिले हैं तो मौलिक कर्तव्य भी तो मिलना चाहिए, है ना। अधिकार मिल गए हैं तो मौलिक कर्तव्य भी मिलना चाहिए। आपके लिए हमने कुछ दिया है तो आपकी भी तो ड्यूटी बनती है कि भाई हम कुछ करें। तो इसी प्रकार से भाग 4 में उसका जो एक पार्ट उसको संशोधित करके उसको भाग 4 का में जोड़ दिया गया। और इसकी बात करें अनुच्छेद 51 का इसके लिए अलग से बना दिया गया, जिसमें आपके लिए मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों को भी हम डिटेल से जानेंगे, लेकिन इसको जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है, है ना। 10 मौलिक कर्तव्य थे, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कब जोड़ा गया आप बता सकते हैं कमेंट करके। 11वां मौलिक कर्तव्य। इसके बाद इसकी बात करें, ये भी 1976 में जोड़ा गया। देखो मैंने बताया ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है उसको, है ना। तो ये चीज़ें हैं।
और भी जैसे कि बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण वयस्क मताधिकार की बात करें, ये भी भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है। एकल नागरिकता की बात करें तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता है। कोई ये नहीं है कि ये भारत में दो दो नागरिकता मिली हो, एकल नागरिकता है सभी के लिए, है ना। आपातकालीन प्रावधान भी हैं। यदि मैंने बताया था कि राज्य की एक जो विशेषता हमने देखी थी कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ साथ ये संघीय व्यवस्था है। जब इस प्रकार की बात आती है कि राज्य ज़्यादा हावी होने लगे संघ पर, तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई एक आपातकालीन व्यवस्था, जिसमें हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर लेते हैं, राज्य की आपातकाल की बात कर लेते हैं और वित्तीय आपातकाल की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है? जब बाह्य या आंतरिक रूप से किसी भी प्रकार से भारत में ऐसा लगे कि किसी भी प्रकार से बाह्य आंतरिक हमला हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है। तो 352 आर्टिकल है, जो अनुच्छेद 352 है, इसके तहत ये किया जाता है। राज्य में आपातकाल जब होता है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन जब लगता है, जब ऐसा लगे कि राज्य अपनी मनमानी कर रहा है या किसी भी प्रकार से केंद्र की, संघ की जो बात मानने से अवहेलना कर रहा है ना, कि केंद्र के अपोजिट जा रहा है, सकारात्मकता की ओर ना जा करके नकारात्मकता की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर राज्यपाल को लगता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को इसकी सूचना करते हैं और राष्ट्रीय आपातकाल के बाद राज्य यहाँ पर लगा देते हैं राष्ट्रपति शासन, जिसको ही राज्य के आपात के बारे में जाना जाता है। इसमें जो अनुच्छेदों की बात करें 356 और 365 के द्वारा ये लगाया जाता है। 356 के द्वारा जब लगाया जाता है, जब वो किसी भी प्रकार से राज्य सरकार चलाने में एक प्रकार से निगड़ा लगे। निगड़ा का मतलब ये है कि उसके स्वरूप से सरकार नहीं चल रही है ना, तो राज्यपाल इस प्रकार से राष्ट्रपति जी को सूचित कर देते तो लग जाता है। और दूसरी बात यह है कि अभी जब केंद्र के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं एक प्रकार से राज्य के लिए, सकारात्मक देश के लिए, और वो मानने से, अवहेलना करने से इनकार कर दे, तो 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो दो प्रकार से लगता है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में लगता है और अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। तो इन विशेषताओं में हमने महत्वपूर्ण जो विशेषताएं जानी, 13 विशेषताओं की 12-13 विशेषताएं जानी, और भी काफ़ी विशेषताएं हैं। अब इन विशेषताओं को हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, एक एक विशेषता लेंगे और सभी विशेषताओं के बारे में डिटेल से जानेंगे, क्योंकि डिटेल से थोड़ा जानना जरूरी है। अभी तो हमने जान लिया है कि सबसे लंबा संविधान है, इसके बाद विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान में जो कुछ भी विशेषताएं बहुत सारी हैं ऐसी हैं कि देखो लाना जरूरी है। पढ़ा हमारे जो संविधान विशेषज्ञ थे, जिनने लिखा है, जिनके द्वारा, क्योंकि संविधान सभा ने लिखा है, तो इनमें जो भी सदस्य रहे हैं, जो भी मेंबर रहे हैं, इन्होंने पहले संविधान के, दुनिया के कई संविधानों को पढ़ा है। पढ़ने के बाद जो कुछ भी उनको अच्छा लगा उसको समाहित किया है, फिर उसमें हमारे संविधान में लिया गया है, लिखा गया है, विभिन्न स्रोतों से लिया है। नम्यता अनम्यता का समन्वय है, यानी सरल भी है, कठिन भी है संशोधन करना। ऐसा नहीं है कि जल्दी सरलता से उसको संशोधित कर दें कोई भी, और या कठोरता है संशोधन कर ही नहीं पा रहे हो, तो ये ऐसा नहीं। दोनों का समन्वय है, दोनों का संतुलन बना के रखा है। तीसरी बात करें, चौथी है एकात्मकता की ओर झुकाव है। लेकिन यदि लगता है कि एकात्मकता की ओर झुकाव तो है, यदि राज्य ज़्यादा हावी हो जाता है केंद्र पर, तो वहाँ संघीय व्यवस्था भी देखने को मिलती है राष्ट्रीय आपातकाल के द्वारा, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। सरकार का संसदीय रूप भी है, ब्रिटेन से जो लिया गया है, इसके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। और मौलिक अधिकारों की चर्चा भी है कि एक देश में जो नागरिक हैं, सिटीजन हैं, उनके लिए कुछ अधिकार तो दिए जाएं। भाई फंडामेंटल अधिकार तो जरूरी है, वो भी दिए जाएं, है ना, क्योंकि आदमी को लगे कि हम एक देश में रहते हैं, स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, उसके लिए तो मौलिक अधिकार होना बहुत ज़रूरी है। और इनके बारे में हम बहुत सी डिटेल से जानेंगे, मौलिक अधिकारों के बारे में, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत का कोई धर्म नहीं है कि पर्टिकुलर भारत ये बोले कि हमारा ही धर्म है, किसी भी धर्म की ओर झुकाव नहीं है भारत का, इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य है, भारत की एक विशेषता है, वयस्क मताधिकार है, एकल नागरिकता है, और आपातकालीन प्रावधान है, जो 3 प्रकार से लगते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में आपात, और वित्तीय आपात।
352 में, अनुच्छेद 352 में लगता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, 360 में लगता है वित्तीय आपातकाल, 356 और 365 में लगता है आपका राज्य में राष्ट्रपति शासन। इस प्रकार से हमने संविधान की प्रमुख विशेषताओं को जान लिया भाई। अब जो इसकी विशेषताओं को हम एक एक करके लेंगे, और बात माने ना आप, यदि ऐसा पढ़ेंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको याद नहीं होगा, बिल्कुल याद होगा और कोई भी एग्जाम को फोड़ देंगे आप। सच्चाई से कह रहा हूं मैं, है ना, कोई भी एग्जाम को फोड़ सकते हैं। तो फिर से कहना चाहूँगा कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो दोस्तों, इससे आगे अगली कड़ी में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।